एवरीवन, आज का जो टॉपिक है दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। और ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ नीट और मेंस दोनों में ही इम्पोर्टेंस रखता है। किस तरीके से इनका मतलब क्या है और न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, मैं आपको दोनों चीज़ें बता रही हूँ। न्यूमेरिकल्स अलग अलग वैरायटी के होंगे ताकि कम न्यूमेरिकल्स में आपको ज़्यादा से समझ में आए कि कितने तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो चीज़ें आती हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करूँ तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बेसिकली इट इज़ द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एन एटम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एम्पिरिकल फॉर्मूले की, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है इट इज द simplest ratio of an atom। सेकेंडरी चीज है कि what do you understand by molecular formula? It represents the actual ratio of an atom। अभी भी काफी लोगों को कंफ्यूजन होगी कि डेफिनेशन कहना क्या चाह रहा है, व्हाट डज इट मीन, कि जो डेफिनेशन है, जो हमने वन लाइन डेफिनेशन लिखी है, इसका एक्चुअल मतलब क्या है। तो मैं आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल चीजें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को ये पता है कि जो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है दैट इज C4H10 एज वी ऑल नो। क्लियर है? अब यहाँ पे कार्बन के कितने एटम है? 4, और हाइड्रोजन के कितने हैं? 10। तो अगर मैं इसको 2 से कैंसिल आउट करने की कोशिश करूँ तो इसका रेशियो कितना आएगा? 2:5। इतना तो क्लियर है? कहने का मतलब है जो C2H5 है, C2H5 इज बेसिकली एम्पिरिकल फॉर्मूला। और अगर मैं बात करूं C4H10 की, ये क्या हो जाएगा आपका? दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, इतना तो सबको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज इसमें ये आती है कि जो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला बेसिकली हमें क्या देता है? एम्पिरिकल वेट। और अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें देता है मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है? नेक्स्ट जो इसमें चीज आती है वो ये है कि यहाँ पर एक इंटीजर होता है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। वो स्मॉल n किस लिए यूज होता है, उसका पर्पस क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल n, जो बेसिकली इंटीजर होता है, इसका फॉर्मूला होता है molecular weight upon empirical weight। मतलब जो भी आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा और जो एम्पिरिकल वेट आप लोग फाइंड आउट करेंगे, जो भी वैल्यू आपको गिवन है, अभी मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, तो उससे आपको क्या मिलेगा? n। अब इस n का पर्पस क्या है? n का बेसिकली पर्पस ये है कि ताकि आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकें।
और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का n से क्या लेना देना है, देखो इसे नोट डाउन करो एंड आई लव इट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो चीज आ रही है, अगर हमें इससे पूछा गया है क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेसिकली एम्पेरिकल फॉर्मूले की हेल्प से निकलता है। जो भी आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ रहा है उसको यहाँ n से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि मॉलिक्यूलर वेट, अगर आपको क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी गिवन है तो आप मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड आउट करोगे? तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2. This is the following data regarding empirical formula and molecular formula. एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर हिंदी में बात की जाए तो एम्पेरिकल फार्मूला को हम लोग मुलानुपाती सूत्र कहते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम लोग आणविक सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो जो लोग हिंदी मीडियम से हैं या जो लोग हिंदी मीडियम से नीट एग्जाम्स की या मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरी ये कोशिश रहती है कि जो भी हेडिंग्स हैं उनको एटलीस्ट मैं आपको हिंदी में बता सकूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब मूव ऑन करते हैं ऑन क्वेश्चंस ताकि जो चीजें हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो फर्स्ट वी नोट आउट द क्वेश्चंस जो मुझे याद नहीं है बेसिकली। तो क्वेश्चन है, a compound contains 40% carbon, 6.6% of hydrogen and 53.33% oxygen if the molecular weight is 60. Reduce the molecular formula. So ये आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जो लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आई थिंक इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट जो ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। सो देखते हैं कि कैसे होगा ये। The question is कि a compound contain 40% carbon, 6.6% hydrogen and 53.3% oxygen. This O indicate basically oxygen. If the molecular weight is 60, reduce the molecular formula. क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक कंपाउंड है जिसके 3 एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और सबकी परसेंटेज गिवन है। यहाँ पे जो परसेंटेज गिवन है ये बाय मास गिवन है। क्लियर है? क्योंकि एज वी ऑल नो कि जो कोई भी कंपाउंड होता है वो ओवरऑल क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, कोई भी कंपाउंड कितना होता है, 100% होता है। तो इस 100% में 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन एंड 53.33% ऑक्सीजन। क्वेश्चन में एक और चीज दी है कि जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है, 60, और आपसे पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब वो कैसे निकालेंगे देखो। आपके पास 3
एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर इसकी परसेंटेज देखी जाए, परसेंटेज बाय मास ही है यूजुअली, तो कार्बन की जो परसेंटेज दे रखी है दैट इज 40, हाइड्रोजन की 6.67 एंड ऑक्सीजन की 53.33%। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनके मोल्स फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं हर एक एलिमेंट के मोल्स की बात कर रही हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके एटॉमिक मास इनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मोल्स की अगर बात की जाए तो कार्बन का जो मास है वो आ रहा है 40 और इसका एटॉमिक मास होता है 12, तो ये आ जाएगा 3.33। अब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो ये हो जाएगा 6.67 बाय 1 विच विल 6.67 के इक्वली है। लास्ट में आता है ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास होता है 16, तो 53.33 इट विल बी डिवाइडेड बाय 16 जो किसके इक्वलेंट होगा, 16 इंटू 3 टाइम्स अगर हम करें तो 48 होता है, तो ये हो जाएगा 3.33। इतना क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो ये है कि अगर हमने जो मोल्स फाइंड आउट करे हैं, जो भी मोल्स हमने फाइंड आउट करे हैं, अगर मैं इन तीनों में देखूं तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी ना उससे हम बाकी सारी वैल्यूज को फर्दर डिवाइड करेंगे। 3.33, 6.67 और 3.33, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 3.33 की, क्योंकि हमें वो सिंपल होल नंबर रेशियो में चाहिए। तो जो सिंपल रेशियो आएगा, मैं अगर 3.33 को 3.33 से डिवाइड करूं तो ये कितना आएगा 1, और 6.67 को 3.33 से डिवाइड करूं तो ये कितना आएगा 2, और यहाँ पे 3.33 को 3.33 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 1, विच मीन्स कार्बन का जो सिंपल रेशियो है वो कितना है 1 है, हाइड्रोजन का कितना है 2 और ऑक्सीजन का कितना है 1। तो इस पर्टिकुलर टेबल से जो आपको फॉर्मूला मिल रहा है दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, और अगर हिंदी में कहूँ तो मूलानुपाती सूत्र। तो यहाँ पर अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करूँ तो आपका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो हो जाएगा CH2O। क्लियर है? अब एम्पेरिकल फॉर्मूला तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमें n फाइंड आउट करना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट। इतना तो याद है सबको? तो यहाँ पर अगर मैं इसका एम्पेरिकल वेट कैलकुलेट करूँ तो कार्बन का कितना हो जाएगा 12, हाइड्रोजन के दो आइटम का 2 प्लस 16, that is 14 plus 16 which is equivalent to 30। तो ये हो गया आपका एम्पेरिकल वेट। क्लियर है? अब यहां पर अगर मैं बात करूं n की, तो n होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है जिसकी वैल्यू है 60, अपॉन में क्या करेंगे 30, तो कितना आ जाएगा 2। क्लियर है? अब हमें n की वैल्यू भी पता चल गई। जब हमें n की वैल्यू पता चल गई तो वी कैन इजीली डिराइव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो उसका अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूं तो वो हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, और इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे n से। क्लियर है? तो यहाँ पर जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ रहा है दैट इज CH2O इंटू 2, n की वैल्यू कितनी आ रही है 2। यहाँ पर कई लोग गलती करते हैं कि 2 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2CH2O विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। क्लियर हुआ? आपको यहाँ पर इससे हर एक पर्टिकुलर एटम से इसको मल्टीप्लाई करना है, C2H4O2, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपका क्या निकल कर आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्लियर हो गया होगा? इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एसिड कंटेन्स 2.22% of hydrogen, 26.67% of carbon and rest be oxygen. The vapor density of the acid is 45. Derive the molecular formula. So here is the required question. If you notice, यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर वेट ना देके आप लोगों को बेसिकली वेपर डेंसिटी गिवन है, और वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट में क्या रिलेशन होता है वो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर आपको दो एलिमेंट के जो परसेंटेज है विच इज बाय मास वो ऑलरेडी मेंशन है, लेकिन थर्ड एलिमेंट का परसेंटेज आपको नहीं गिवन है। तो एज वी ऑल नो कि जो कोई भी कंपाउंड होता है वो ओवरऑल कितना होता है, 100% होता है। तो अगर हमें दो एलिमेंट के परसेंटेज गिवन है तो अगर हम 100 में से माइनस कर दे तो हमें थर्ड एलिमेंट के परसेंटेज पता चल जाएंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कुछ गधे होते हैं जो एज इट इज क्या करते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन के एलिमेंट के परसेंटेज को रखेंगे और बाकी जो पूछा अगर उन्होंने रेस्ट कराया तो उसको छोड़ देंगे, उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं करते। क्लियर हुआ? देखो इधर यहां पर अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, कार्बन एंड देन ऑक्सीजन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले निकालना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, जो कितना हो जाएगा 100 माइनस 2.22 plus 26.67. So this will be approximately, if I add it on, 6 and 2.22, so 71.5. ठीक है, क्लियर है? अब हम यहाँ पे बात करते हैं एलिमेंट की, जो एलिमेंट हमें गिवन है, दैट इज हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अगर मैं बात करूं परसेंटेज बाय मास की, तो हाइड्रोजन की जो परसेंटेज होती है दैट विल बी 2.22, कार्बन की 26.67 एंड रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन विल बी 71.5। इतना क्लियर है? एज यूजुअल अगर हमें परसेंटेज बाय मास पता चल गया तो हम लोग इसके बाद क्या फाइंड आउट करते हैं, दैट इज मोल्स। तो हाइड्रोजन के जो एटॉमिक मास है वो कितना है 1, तो 2.22 डिवाइडेड बाय 1 विच इज 2.22। इतना तो क्लियर है। अब अगर मैं कार्बन की बात करूं तो 26.67 है, तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो 26.67 डिवाइडेड बाय 12 2 टाइम्स कितना होगा 24, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.18 समथिंग आएगी। अब अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो 71.51 अपॉन 16, बिकॉज ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 16 3 are 48 and 16 4 are 64, तो it will be cancel out approximately up to 4 times, तो ये हो जाएगा 4.16। ठीक है, इतना क्लियर है सबको, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब उसके बाद क्या करेंगे कि सिंपल रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो मैं जैसे पिछले वाले न्यूमेरिकल में भी बताया था कि जो आपकी सबसे छोटी वैल्यू है विच इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, उससे आपको सारी वैल्यू को क्या करना है, फर्दर डिवाइड करना है। क्लियर है? तो 2.18 कंसीडर कर लो, तो 2.22 डिवाइडेड बाय 2.18, ये कितनी वैल्यू आएगी 1 ही आएगी। ठीक है, और ये 2.1 डिवाइडेड बाय 2.18, तो ये कितना आ जाएगा 1, एंड 4.16 डिवाइडेड बाय 2.18, तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2। क्लियर है? इससे अगर बात की जाए तो इससे एक चीज इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। हाइड्रोजन आ गया 1, कार्बन आ गया 1 एंड ऑक्सीजन विल बी 2।
एम्पेरिकल फॉर्मूला आ रहा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला दैट इज CHO2। इतना तो क्लियर है सबको। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला की वैल्यू अगर आ गई तो हम एम्पेरिकल वेट भी निकाल सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट। तो यहां पर अगर मैं एम्पेरिकल वेट की बात करूं, 12 plus 1 plus 32. So this will be 13 plus 32. The value will be 45. So here the empirical weight की जो value आ रही है that is 45. अब क्वेश्चन में हमें वेपर डेंसिटी गिवन है, लेकिन n की वैल्यू निकालने के लिए हमें मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत पड़ती है, एज वी ऑल नो। तो अगर मैं यहाँ पर n की बात करूँ तो पहले हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इनटू 2, व्हिच मींस 45 इनटू 2 इज इक्वल टू 90। क्लियर है? अब ये चीज तो क्लियर हो गई। इसके बाद n की वैल्यू फाइंड आउट करो, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है 90 और एम्पेरिकल वेट कितना आ रहा है 45, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। लेकिन हमसे कहा गया है कि हमें डिराइव करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो भी एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसकी n से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। So molecular formula is equal to empirical formula into n। तो ये आ जाएगा CHO2 2 times, so this will become C2H2O4। this is the required answer। I hope this will be clear to everyone। ये सबको समझ में आ गया होगा ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देखो ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो रिगार्डिंग क्या कहते हैं एनसीईआरटी हैं, बट क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं अगर मैं बात करूं एंट्रेंस में। नीट वाले कंसिडर कर सकते हैं, आप लोगों को सिंपल एलिमेंट दे देगा, ठीक है, फिर आपसे पूछेगा कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो मेथड यही होगा। अब इतनी कैलकुलेशन तो सभी को पता होगा कि 12 इंटू 2 24 होता है, ठीक है, 40 इंटू 28 होता है। आई थिंक इतना तो सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और उस पर बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी होती है, वो थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट किया है। देखो क्वेश्चन क्या है। Question is 1.84 gram mixture of CaCO3 and MgCO3 was heated to a constant weight of residue was 0.96 gram. Calculate the percentage by mass CaCO3 in the mixture. So जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप लोगों को क्वेश्चन में CaCO3 और MgCO3 का मिक्सचर
मिक्सचर गिवन है और उसका जो ओवरऑल जो मिक्स करके जो मास है दैट इज 1.84 ग्राम। क्वेश्चन फर्दर कह रहा है कि वाज हीटेड टू अ कांस्टेंट वेट ऑफ रेसिड्यू। जब उनको हीट किया जा रहा है तो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब भी हम कार्बोनेट को हीट करते हैं, इफ वी हीट कैल्शियम कार्बोनेट वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये 10th क्लास की इक्वेशन है या 9th क्लास की इक्वेशन कह लो। उसी तरीके से अगर मैं CaCO3 को हीट करूंगी तो क्या मिलेगा, CaO प्लस CO2। और अगर मैं MgCO3 को हीट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, MgO प्लस CO2। इतना तो अंडरस्टूड है। तो जो रेसिड्यू का मतलब क्या होता है कि जो चीज बच रही है। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके फॉर्म में होगा, गैस के फॉर्म में होगा, तो इट विल बी वेपराइज। तो बचेगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास CaCO3 इन द मिक्सचर। आपको परसेंटेज निकालनी किसकी, CaCO3 की मास के अकॉर्डिंग टोटल मिक्सचर में। देखो या तो मैं इन दोनों को सेपरेट कर दूं, मैं आपको दोनों मेथड बता दूं, कैलकुलेशन डू इट इटसेल्फ। ठीक है, चीजें कैसे होगी देखो। अब यहाँ पर हमें पता है CaCO3 को हीट किया जा रहा है, सो वी गेट CaO प्लस CO2। ये आपका क्या है, रेसिड्यू। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ MgCO3 की, तो अगर मैं इसको हीट करूँ तो मुझे मिलेगा MgO प्लस CO2। ये दोनों ही क्या है, रेसिड्यू है। तो क्वेश्चन में ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि इन दोनों के मिक्सचर का जो मास है दैट इज 1.84 ग्राम और CaO और MgO का जो मास है दैट इज 0.96 ग्राम। इतना क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। ठीक है, सपोज अगर मैं मान लूं कि इसका जो मास है वो x है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 1.84 माइनस x। आई थिंक आई मेड इट क्लियर होगा। उसी तरीके से CaO का अगर मैं जो मास है वो मान लूं y, तो इसका कितना हो जाएगा, 0.96 माइनस y। यस और नो, इतना तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि आप लोगों को पता है, हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे POAC which we call प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ठीक है, हिंदी में अगर कहूँ तो परमाणु संरक्षण के सिद्धांत। तो यहाँ पर मुझे कैल्शियम और कैल्शियम कंसिडर करना है, तो 1 इंटू मोल ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ CaO। ये तो होगा, तो इक्वेशन बनेगी 1 इंटू मोल ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ CaO। अब मोल्स के अकॉर्डिंग दी जाए तो यहाँ पे हमें मास गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास पुट करेंगे। तो अगर गिवन मास कितना है x और CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 100, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 60, तो x/100। अब यहाँ पर CaO की बात करूँ तो CaO का जो मास है वो कितना आ रहा है y, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 40 प्लस 16 दैट विल बी 56। तो ये आपकी क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरे पर आओ, Mg के पास जाते हैं। ठीक है, तो 1 इंटू मोल ऑफ MgCO3 इज इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ MgO। क्लियर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 इंटू मोल ऑफ MgCO3 मतलब इसका मास कितना है 1.84 माइनस x। अब Mg का अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें तो ये आएगा 84। क्लियर है, यहां पर अगर बात करें तो 1 इंटू इसका गिवन मास कितना हो जाएगा 0.96 माइनस 1। ये तो होगा जो मास गिवन दे रखा है। और अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो 16, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, इसको एक और बार चेक कर लो, थोड़ा डाउट हो रहा है। 24 प्लस 12 प्लस 48 दैट इज 24 प्लस 12 प्लस 48, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 8 14,
4 + 2 6, सही है, ठीक है। तो आपके पास 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन, सो यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। एक और तरीका है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि बेसिकली दोनों का मिक्सचर है ना। तो CaCO3 प्लस MgCO3 क्या देगा आपको? CaO प्लस MgO प्लस CO2, ये तो देगा, और क्या देगा, ठीक है। अब इसका जो मास है वो कितना है? 1.84। इसका जो मास है वो कितना है? 0.96। तो अगर मैं बात करूं मास ऑफ CO2 की, तो वो कितना आ जाएगा? दैट विल बिकम 1.84 minus 0.96 which is equivalent to 0.88. Yes or no? Say yes. Clear है? अब इसके बाद क्या करेंगे? अब देखो हमें ये कंसिडर करना है, क्लियर है? अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो इसमें क्या है? कार्बन आ रहा है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है? कार्बन आ रहा है, क्योंकि ये चीज तो पूरी इसके साथ चली गई ना। हमारे पास जो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आया वो कार्बोनेट में से जब हमने उसके ऑक्साइड को माइनस किया तभी तो हमारे पास उसकी वैल्यू आई। तो POAC अगर अप्लाई होगा तो किस पे होगा? कार्बन पे। और कार्बन कहाँ पर है? CaCO3 में है, MgCO3 में है और CO2 में। Ca और Mg में तो कार्बन है नहीं, तो सिंपल लिख दो 1 into मोल ऑफ CaCO3 प्लस 1 into मोल ऑफ MgCO3 1 into मोल ऑफ CO2। क्लियर है? इसको कितना मान लिया? x। अगर इस पूरे का मास, अगर पूरे का सम 1.84 है तो इसको x मानोगे तो इसको कितना मानोगे? 1.84 माइनस x, तो ये x हो गया x बाय 100 प्लस 1.84 माइनस x अपॉन 84, ये तो होगा। और इसका मास कितना आ रहा है? 0.88। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, लेकिन इसके 2 एटम है तो 12 प्लस रेडू कितना हो जाएगा? 44। और यहाँ से आप इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरा बेसिक पर्पस था क्वेश्चन को समझाना, कैलकुलेशन आप लोग खुद से भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से हो रहा है। क्लियर हुआ? समझ में आया तो नोट इट डाउन करो, तो पहले नोट करो उसके बाद देखते हैं। कर लिया नोट? सो आज के लिए बस इतना ही था, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। और एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को भी पता है कि नीट और जे का एग्जाम था, तो मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी था, जिसकी वजह से मैं ऑनलाइन वीडियो लेक्चर पोस्ट नहीं कर पाई। उसके लिए आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बिकॉज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, तो शेड्यूल थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से मैं ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं बना पाई। बट मेरी ये कोशिश रहेगी कि विद इन 3 to 4 days मतलब मैं सारे जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं मैं पोस्ट कर सकूँ, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार ढंग से देखिएगा, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिएगा या फिर मेल करिएगा। और हाँ, जिनके मेल्स आए हैं, मतलब जिनके मेल का मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाई, उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ। सो इट वॉज अ क्वाइट बिजी शेड्यूल, जिसकी वजह से ये सब नहीं हो पाया। तो आप लोग इस पर क्वेश्चन करिएगा, बाकी आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करिए, मेल करिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और सीरियसली सॉरी रिप्लाई ना करने के लिए इन दिनों, ठीक है। मतलब मैं काफ़ी आई हुई हूँ, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो चीज़ें क्लियर है। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ गाइस, आप लोग स्टडीज़ पे फोकस करो, ठीक है, चीज़ों को पढ़ो। बाकी इतने सारे लोग हैं, लेकिन अपने तरफ से मैं ये मतलब एश्योर करती हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विद इन 3 to 4 days वीडियो लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे, ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक यू गाइस, गुड बाय, टेक केयर।